Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 17th of August 2021. 17 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है इंडिगो समटाइम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली रिफर्स टू। इनमें से क्या है इंडिगो? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर कैटल्स, दूसरा है कैटल जीनोमिक चिप फॉर प्रिजर्विंग द इंडिजिनस ब्रीड्स, सी है एनिमल हेल्थ कार्ड इशूड अंडर द नेशनल मिशन फॉर बोवाइन प्रोडक्टिविटी, या डी है अ वेब पोर्टल टू बूस्ट द डेयरी प्रोडक्टिविटी। तो इंडिगो क्या है इनमें से? सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय शेल कंपनीज। इनमें से कौन सी एक्टिविटी शेल कंपनीज नहीं करती हैं, आपको बताना है। इनमें से कौन सी एक्टिविटी शेल कंपनीज नहीं करती हैं? ए मेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, सी डाइवर्टिंग मनी और मनी लॉन्ड्रिंग, डी नन ऑफ द अबव आर एक्टिविटीज ऑफ द शेल कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिस्कल कंसोलिडेशन। अब आपको बताना है कि फिस्कल कंसोलिडेशन इनमें से क्या होता है, गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करता है फिस्कल कंसोलिडेशन के अंतर्गत। पहला ऑप्शन दिया है रिड्यूस देयर फिस्कल डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम करता है। दूसरा दिया है रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक, यानी कि जो डेट यानी कर्जे वाले जो स्टॉक्स हैं उनकी संख्या कम करता है गवर्नमेंट। अब आपको बताना है कि इनमें से फिस्कल कंसोलिडेशन का हिस्सा कौन कौन सा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, यानी कि पहला दूसरा दोनों करता है या दोनों नहीं करता। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चन। जो मैंने सवाल आज पूछे हैं आप अटेम्प्ट कर लीजिए अपनी तरफ से, पॉज करके वीडियो अटेम्प्ट कर लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड। मैं आपको एक बार आंसर्स बता देता हूँ। इंडिगो क्या है? एक्चुअली इंडिगो बी इसका करेक्ट आंसर है। ये कैटल जीनोमिक चिप है जो कि प्रिजर्व करने का काम करेगी द इंडिजिनस ब्रीड्स, जो भी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं बोवाइन एनिमल्स की, उनको प्रिजर्व करने का काम करेगा ये कैटल जीनोमिक चिप है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि शेल कंपनीज इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं करते हैं। जैसे अब पहला इसमें ऑप्शन है मेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल ये करते हैं। शेल कंपनीज के नाम पे न जाने कितने ट्रांजैक्शंस किए रहते हैं, ठीक है ना, तो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके नाम पे, पहला सही रहेगा। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। शेल कंपनीज कभी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगी। शेल कंपनीज केवल और केवल पेपर में होती हैं, वो एक्चुअल उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी मैन्युफैक्चर या सर्विस देने का काम नहीं करेंगी। वो सर्विस या मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है? जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता हो। बट चूंकि सेल कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, केवल पेपर पे रहते हैं, इनके नाम रहते हैं केवल, इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि फिस्कल कंसोलिडेशन के अंतर्गत क्या होता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। गवर्नमेंट अपना डेफिसिट कम करता है, फिस्कल डेफिसिट कम करता है, प्लस गवर्नमेंट जो है वो अपने कर्जे को कम करने की कोशिश करता है, डेट स्टॉक्स की संख्या कम करता है। यही दोनों काम फिस्कल कंसोलिडेशन में होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करता है, फिस्कल कंसोलिडेशन के अंदर एक्सपेंडिचर थोड़ा कम करता है, सेविंग को बढ़ाता है ना, रेवेन्यू सोर्सेज को इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें कंसोलिडेशन का हिस्सा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गया होगा। आज का मेंस क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेंस क्वेश्चन है वो है व्हाई इज इंडिया नॉट एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप सबको पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी ज्यादा है भारत में, यानी कि जो वर्किंग एज में पॉपुलेशन है वो हमारी काफी ज्यादा है, वो दूसरे कंट्री से बहुत अच्छी है। इंडिया में 28 साल एवरेज चल रही है, चाइना में वही चीज़ 30 से 40 के बीच में चल रही है, जापान में और ज़्यादा 45 से ऊपर चल रही है। तो कुल मिलाकर के जब हमारे पास इतना अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो हम उसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं एंड किस तरीके से हम उन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन टू यू, ठीक है ना। आज का सवाल यही है। कल का जो मैंने सवाल पूछा था बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर आप लोगों ने लिखे थे, काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया था। एग्जाम्पल आई थिंक अकू, फ्रॉम द नेम अकू किसी ने आंसर लिखा था। प्रांजल जैन हैज़ रिटन अ वेरी गुड आंसर। इसके अलावा जितेंद्र रघुवंशी रोट अ वेरी गुड आंसर, आई चेक्ड हिज आंसर, इट वाज अगेन अ वेरी गुड आंसर। इसके अलावा कार्तिका रोट द आंसर, कार्तिका ने आंसर लिखा था। एंड इसके अलावा संकेत हैज़ ऑल्सो रिटन द आंसर्स। एंड Gagandeep Kaur again, every day she is writing the answer.
शीतल दलावी एंड शीतल मिश्रा, अगेन शीतल मिश्रा रोट अ वेरी गुड आंसर, आई चेक्ड हर आंसर एज वेल, वेरी वेरी गुड आंसर दैट वाज, एंड काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग के आप लोग पढ़ सकते हैं. कौशल सुप्रिया देन रोट द आंसर कौशल सुप्रिया. सो ऑल दीज पर्सन्स हैव रिटन वेरी गुड आंसर्स, यू कैन सी देयर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. सब लोग लिख रहे हैं, प्लीज़ कीप राइटिंग, और आप लोग का ज़रूर 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 सिलेक्शन होगा डेफिनेटली इफ़ यू कीप ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है ना, कीप राइटिंग. स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट से. पहली जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा वो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, अब क्या है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, मैं आपको बताता हूँ. देखो फ्लाईवे, सबसे पहले क्या होता है, फ्लाईवे क्या होता है. तो फ्लाईवे एक ऐसा जियोग्राफिकल रीजन होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती हैं. मतलब कि उन रूट से, उस पूरी जियोग्राफिकल रूट से जो माइग्रेटरी स्पीशीज है वो अपना साइकिल कंप्लीट करेगी, ब्रीडिंग का, मोल्टिंग का, स्टेजिंग का, नॉन ब्रीडिंग का. तो देखो कुल मिलाकर के एक जियोग्राफिकल एंटिटी है फ्लाईवे जो है, वो एक जियोग्राफिकल एंटिटी हो गई. जैसे इस तरीके से पूरी एक जियोग्राफिकल रीजन है. अब इसी रीजन के अंतर्गत एक स्पीशीज अपना ब्रीडिंग भी करेगी, अपना नॉन ब्रीडिंग सीजन भी करेगी, मोल्टिंग सीजन भी करेगी एंड स्टेजिंग सीजन भी करेगी. तो ये सारी चीज़ें जब जिस एक जियोग्राफिकल एंटिटी के अंतर्गत होता है वो फ्लाईवे कहलाता है. अब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे लगभग 30 ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ के अंतर की माइग्रेटरी रूट है, माइग्रेशन रूट है ऑफ ओवर 30 कंट्रीज़ फॉर डिफरेंट वाटर बर्ड्स. अलग अलग वाटर बर्ड्स के लिए 30 कंट्रियों से मिला हुआ एक ओवरलैपिंग माइग्रेशन रूट है. मतलब इसी तरीके का एक माइग्रेशन रूट होगा, लेकिन इसके अंदर अलग अलग 30 कंट्रीज़ आ जाती होंगी, अलग अलग पार्ट, थोड़े थोड़े पार्ट से 30 कंट्रीज़ आती हैं. ठीक है ना. अब ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है, इसका नदर्न मोस्ट जो ब्रीदिंग ग्राउंड है वो है साइबेरिया. साइबेरिया से स्टार्ट होता है एंड सदर्न मोस्ट जो नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड है वो आपका मालदीव्स एंड ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी तक आता है. तो कुल मिलाकर के साइबेरिया से ये मालदीव्स के बीच तक के बीच की रूट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं. ये आपका साइबेरिया से स्टार्ट होता है, नदर्न मोस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है, टू द सदर्न मोस्ट नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड जो कि वेस्ट एंड साउथ एशिया में आता है. इसके अलावा मालदीव्स ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरीज के अंतर्गत इंक्लूडेड है. इसको हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं. ठीक है ना, याद रखिएगा. दूसरी जो न्यूज़ है वो है आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने तपस लॉन्च किया है. तो ओके, तपस लॉन्च किया किसने, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है ना, दिस इज द न्यूज़ विच इज कमिंग कि यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने तपस लॉन्च किया है. अब ये जो तपस है, सबसे पहले तो तपस का फुल फॉर्म क्या है. तो तपस का फुल फॉर्म है आपका ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस. ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए. तो किस मिनिस्ट्री ने किया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है. तो ऑब्वियस सी बात है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए, एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. तो एक तपस नाम का पोर्टल बनाया गया है, जिसको किसने बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने. तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, इसने तपस पोर्टल बनाया है. अब इसके अंतर्गत क्या होगा, MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तपस पोर्टल के अंतर्गत ही मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज हैं, कोई भी ये कोर्स कर सकता है तपस पोर्टल में जाकर के. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने ये कराया है. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, ताकि उनकी स्किल्स बढ़े, कैपेसिटी बढ़े, और वो सोशल डिफेंस यानी कि जो बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही हैं समाज में उनसे बच सके, जैसे कि ड्रग्स या सब्सटेंस एब्यूज़. तो जैसे ये तपस के अंदर एक 5 कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज हैं अगर, तो उनमें से एक कोर्स यही है, देखो, ड्रग या एब्यूज़ प्रिवेंशन, ये एक पहला कोर्स है. दूसरा है जेरियाट्रिक. जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली केयर, उसको जेरियाट्रिक्स बोलते हैं. तो बूढ़े लोगों की केयर, इसके रिगार्डिंग भी उसमें कोर्स है. फिर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डेमेंशिया, डेमेंशिया से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए केयर एंड मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उसकी भी ट्रेनिंग है. देन ट्रांसजेंडर इशूज़, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको टैकल किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर एक कोर्स है. देन एक कोर्स है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द सोशल डिफेंस इश्यूज. तो ये 5 बेसिक कोर्सेज हैं जो कि तपस पोर्टल में अवेलेबल है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने इसको बनाया है. आई होप आप लोग भी इसको लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं. ठीक है ना, यू पीपल ऑल्सो कैन टेक दिस कोर्सेज, वेरी गुड कोर्सेज. मैं अपनी तरफ से तो लूँगा, बट आप लोग अगर चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं. ठीक है ना.
एलिजिबिलिटी देखो, द कोर्स कैन बी टेकन अप बाय एनीवन हु विशेस टू इनहेंस हिज और हर नॉलेज ऑन द टॉपिक्स एंड देयर इज नो फी फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी फीस नहीं है, यू कैन टेक दिस कोर्सेज, एनीवन हु विशेस टू इनहेंस हिज और हर नॉलेज कैन टेक दिस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस की अगर हम बात करें तो इसको सेटअप किया गया था एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज इन 1961। तो 1961 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसको बनाया गया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज के नाम से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज के नाम से बनाया गया था। बाद में इसका नाम 1975 में बाद में इसको 1975 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर डाल दिया गया। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर थी, ठीक है ना। 2002 में इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में बनाया गया, ठीक है ना। इट वाज मेड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत थी, ठीक है ना। एंड इसको रजिस्टर कर दिया गया सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंतर्गत, सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको रजिस्टर कर दिया गया, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2 एग्जीबिशन स्टार्ट किए हैं इंडिपेंडेंस डे पे। अब इन एग्जीबिशंस का नाम क्या है? पहला है कथा क्रांतिवीरों की, कथा क्रांतिवीरों की। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कथा क्रांतिवीरों की किसने स्टार्ट किया तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको स्टार्ट किया है। और ये एक एग्जीबिशन है रेवोल्यूशनरीज़ का। इसमें डेडिकेटेड एग्जीबिशन अलूरी सीताराम राजू का भी है, ओके, अलूरी सीताराम राजू का भी है। अलूरी सीताराम राजू को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है साउथ इंडिया की, एंड ही वाज अ रेवोल्यूशनरी। और आप सबको पता होगा कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आए थे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री दे दूं। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आए थे 1882 में, 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आए थे, जिसके थ्रू क्या हुआ था, ट्राइबल्स की जो मूवमेंट थी, ट्राइबल्स की मूवमेंट जो मद्रास फॉरेस्ट रीजन थे वहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो 1922 का अगर टाइम पीरियड अगर आपको याद हो, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो 1922 में अलूरी सीताराम राजू ने रंपा रेबेलियन, रंपा नाम से एक रेबेलियन किया था। रंपा रेबेलियन उसको बोलते हैं। अलूरी सीताराम राजू ने ही उसको लीड किया था, है ना। 1924 में इनकी डेथ भी हो गई थी एंड 1922 में इन्होंने स्टार्ट किया था रंपा रेबेलियन, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर कथा क्रांतिवीरों की आपको इसी तरीके से याद रखना है कि इसमें जो अलग अलग रेवोल्यूशनरीज़ हैं उनके लिए तो दिया ही है, साथ में एक स्पेशल फोकस किस पे किया गया है, अलूरी सीताराम राजू पे, जिनके ऊपर एक अलग से पूरा डेडिकेटेड इसमें दिया गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा शहीदी दिवस, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, कथा क्रांतिवीरों की इसमें है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? ललित कला एकेडमी ने। तो ललित कला एकेडमी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा जो है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ विक्ट्री एंड वेलर। पहला था कथा क्रांतिवीरों की और दूसरा है मॉन्यूमेंट्स ऑफ विक्ट्री एंड वेलर। तो विक्ट्री एंड वेलर के जितने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर ये अलग से एक एग्जीबिशन किया गया है, जिसमें अलग अलग मतलब कि जो भी रेजिस्टेंस के या उसके वेलर के प्रतीक हैं, यानी कि वीरता के जो प्रतीक हैं, ऐसे स्मारकों के बारे में, जैसे कि ककटिया कला थोरानम वारंगल में है, झांसी किला जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का है जो कि कमेमोरेट करता है विक्ट्री ओवर द सुल्तानेट्स। एंड इसके अलावा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो भी सिंबल है विक्ट्री के, वेलर के, वीरता के, शूरवीरता के, उनको सबको एग्जीबिशन में रखा गया है। अब एक्चुअली में ये जो एग्जीबिशन है ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही सेटअप किया गया है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी किसके अंतर्गत है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही सेटअप किया गया है। और 2010 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट है 2010 का, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी को बनाया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है सेकंड फेज ऑफ संवाद प्रोग्राम। तो संवाद प्रोग्राम का जो सेकंड फेज है वो स्टार्ट किया है किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेकंड फेज स्टार्ट किया है संवाद प्रोग्राम का। अब आपके लिए सवाल ये है कि संवाद प्रोग्राम क्या है? तो संवाद का मतलब है सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि वल्नरेबल यानी कि बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके मेंटल टॉर्चर की कंडीशन बन रही है या जहाँ पे उनको डिप्रेशन की कंडीशन बन रही है, तो ऐसे बच्चे अगर ऐसी कंडीशन में है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको मेंटल हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड करना, दैट इज़ द संवाद, ठीक है ना।
उनसे बातचीत करके उनको किसी तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकालना। तो एक्चुअली में ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन, मेंटल हेल्थ या साइको सोशल केयर से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रहा है, साथ ही मेंटल हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करने का काम कर रहा है, प्लस साइको सोशल केयर प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और इसमें बेसिकली ऐसे बच्चे स्पेशली वल्नरेबल रहते हैं जो कि ऑर्फन हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे अनाथ हो गए होंगे किसी भी कारण से, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड में ही जैसे बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, साइको सोशल केयर की ज़रूरत है। तो दैट इज़ द थिंग। ये प्रोग्राम कौन लीड कर रहा है? इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निमहंस जिसको हम बोलते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इसको लीड कर रहा है और फंडिंग इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रही है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। अफगानिस्तान में देखो बहुत ही गदर मची हुई है, आप सबको पता है। कल काफ़ी वीडियोस आपने भी देखे होंगे। एंड पुलिस वहाँ पे भाग चुकी है और वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी एलिमेंट वहाँ पे है नहीं। मिलिट्री आर्मी जो भी थी उनकी वो रिट्रीट कर गई है। तो तालिबान हैज़ टेकन द फुल कंट्रोल एंड फुल वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। आज मैं एक वीडियो मैंने बनाया है, डिस्कशन किया है हमने रिगार्डिंग तालिबान, इट्स हिस्ट्री, फ्यूचर, सब कुछ। तो वो वीडियो अभी हम रिलीज़ कर देंगे 2 से 3 घंटे में। सो यू पीपल कैन वॉच दैट वीडियो एंड आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उसकी हिस्ट्री क्या है तालिबान की, उसका फ्यूचर क्या है, उसके आने से किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद अस। यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है द मैसेज फ्रॉम द आईपीसीसी रिपोर्ट। अब आप सबको पता है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने अभी अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, 6th AR6 जिसको बोलते हैं, देखो लिखा भी हुआ है AR6। इसका नाम था क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकाली जिसका टाइटल क्या रखा? द क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है ना। अब देखो इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता है, मैंने बताया भी था उस दिन न्यूज़ एनालिसिस में आपको। ये काफ़ी चीज़ें बताई गई जैसे कि बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्पीड से पिघल रही है, और ये सारी चीज़ें अगर चलती रहीं तो टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो लगभग सबमर्ज हो जाएंगे। तो रिपोर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहा है कि एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जैसे कंट्रीज़ बोल रही कि हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2050 में, 2060 में, तो रिपोर्ट का ये भी कहना है कि ये बहुत ज़्यादा सफिशेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सफिशेंट नहीं कि आप जो बोल रहे हैं कि 30 साल 40 साल में आप कार्बन न्यूट्रल होंगे, तब तक तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका रहेगा। इररिपेयरेबल डैमेज जिसको बोलते हैं, मतलब कि ना ठीक होने वाला डैमेज जो है वो ऑलरेडी हो चुका रहेगा। तो यहाँ पे AR6 की बात करते हैं। इसके अलावा 26 COP भी होने वाला है, याद रखिएगा UNCCC का 26 COP होने वाला है। उसके पहले ये रिपोर्ट का आना ये बताता है कि आगे क्या क्या करना है हमको, ठीक है ना। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट को देख करके हम अपने आगे के स्टेप्स को निर्धारित कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स बताए गए हैं एक्यूरेसी के साथ कि जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो 1.07 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरा से। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले से अभी तक जो टेम्परेचर है उसकी मात्रा 1.07 1.07 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो एटमॉस्फेयर पे, ओशियन में, ये सब में देखने को मिल ही रहा है। वार्मिंग हम सबको पता है। इसके अलावा मैं और एविडेंसेस अगर आपको दूँ तो जैसे रेनफॉल पैटर्न काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। रेनफॉल पैटर्न काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम, कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश है, कुछ रीजन्स में बिल्कुल बारिश नहीं है। ये जो रीज़न है ना, इसका भी रीज़न आपका क्लाइमेट चेंज ही है। दूसरा जो इसमें मैं आपको एविडेंस देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ जो बर्फ़ पिघल रही है, जितनी भी अंटार्कटिका आर्कटिक वाली रीजन की जो बर्फ़ थी, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कई बड़े बड़े बर्फ़ के जो पीसेस थे, मतलब आइस शेल्फ्स थी, वो पिघल रही हैं। तीसरा जो क्लाइमेट चेंज का मैं एविडेंस आपको देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ जो एक्सट्रीमिटीज़ है, यानी कि हीट वेव्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई। जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है आपका, मराठवाड़ा वाला रीजन
है, यहाँ पे इतने ज़्यादा एविडेंसेस हैं हीट वेव्स के, वो सब एविडेंस किसके हैं? क्लाइमेट चेंज के। चौथा मैं आपको एविडेंस देना चाहता हूँ जो क्लाइमेट चेंज का है, वो है फॉरेस्ट फायर। जो जंगलों में ये आग लग रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपने देखा होगा अभी ग्रीस में लगभग 10-15-20 दिनों से लगातार वहाँ पे आग लग रही है। इसके पहले हमने अमेरिका वाले रीजन में कैलिफोर्निया में देखा था कि पूरा आग लगा, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ये चीज़ें एविडेंट है और दिख रही हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को दर्शाती हैं। दीज आर द एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि आप लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेट चेंज इज़ द रियलिटी, या आपसे अगर कोई पूछे कि एविडेंसेस दो, बताओ कहाँ कहाँ क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज का, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि कोरल रीफ्स जो ऑस्ट्रेलिया की, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोरल रीफ्स को और ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, एंड दैट इज़ हैपनिंग इन द ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। जो क्वींसलैंड में आपके ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ऑथर ने ये चीज़ बोली है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम है, यानी कि क्लाइमेट सेंसिटिविटी इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी, यानी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा। उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई है। पहले वो वैल्यू थी 1.5 से 4.5 तक, अब वो 2.5 से 4.5 हो चुकी है। मतलब कि अब पहले जो मिनिमम टेम्परेचर 1.5 तक जा सकता था, अब वो मिनिमम 2.5 तक जा रहा है। मतलब कि क्लाइमेट की जो सेंसिटिविटी है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी है वो और हीटिंग की तरफ जा रहा है। मतलब कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, अब और ज़्यादा चांसेस हैं कि टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें 6th असेसमेंट रिपोर्ट में बताई गई है। ऑथर ने ये कहा है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है आपको बहुत जल्दी बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट टू रियली मेक अ डिफरेंस, अगर आपको सच में डिफरेंस बनाना है तो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स एंड दैट टू क्विकली। ऐसा नहीं कि आप उसमें लेट लगाएं। 30 साल का पीरियड, 40 साल का पीरियड जो आप ले रहे हैं एमिशन कट्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पीरियड है और आपको बहुत पहले, यानी कि 2050 से काफ़ी पहले ही आपको नेट ज़ीरो रीच करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हैं या फिर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आपको टेम्परेचर लिमिट करना है, अगर आप उस होप को अलाइव रखना चाहते हैं तो 2050 से भी पहले, यानी 2040-2030 तक ही आपको टारगेट करना है कि आपको कार्बन न्यूट्रलिटी में अचीव कर लें। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा चाइना। इंडिया तो बहुत कम मतलब करता है। ऑथर का कहना है कि इंडिया तो बहुत कम करता है और इसके एवज में इंडिया के जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो 1.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर को बढ़ाए रखने, मतलब 1.5 डिग्री तक ही टेम्परेचर को लिमिट करने के बराबर स्टेप्स ले रहा है। अदरवाइज जो यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, चाइना, ये काफ़ी ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं। और ऑथर ने यह भी कहा ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब इन्होंने अपने शेयर को तो बहुत पहले ख़त्म कर लिया। जितना शेयर इनका था कि भैया ठीक है आप इतना एमिट कर सकते हो, वो इन्होंने काफ़ी पहले ही कर लिया। अगर आपको पता हो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती ही ब्रिटेन से, इंग्लैंड से होती है। यानी कि मतलब जो चीज़ शुरू ही वहाँ से हुई, क्लाइमेट चेंज की असली शुरुआत ही इन कंट्रीज़ ने की है। और आज यही कंट्री बोल रही है कि हम 2050-2060 में कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करेंगे। भैया आप लोग को तो अभी तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहिए था। ऑथर का कहना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा इन डेवलप्ड कंट्रीज़ पे लाई करती है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज़ तो अभी ऑलरेडी डेवलपिंग स्टेज में, तो हमको डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि हम अपना डेवलपमेंट का एजेंडा छोड़ सकते हैं। हाँ, हमको कोशिश ये करनी है कि हम टेक्नोलॉजीज़ जो नई आ रही हैं उनको यूज़ करें, नई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करें, एमिशन कम से कम करें, एंड क्लाइमेट फाइनेंस का यूज़ करें। मतलब कि क्लाइमेट, भले हमको टैक्स लगाना पड़े, जो भी करना पड़े, क्लाइमेट फाइनेंसिंग करें और उसके अलावा हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज़ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ पे है जिन्होंने अपने शेयर ऑफ एमिशन ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें कि आपकी यूरोपियन यूनियन, यूएसए, चाइना, ये ऐसी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग। दूसरी जो एडिटोरियल है वो है फॉल ऑफ काबुल। अब ये आर्टिकल है कि किस तरीके से काबुल फॉल किया है तालिबान के सामने और सब लोग भाग खड़े हुए। ठीक है ना, अब तालिबान के आने के क्या क्या रिस्क हैं। तो ऑथर ने कहा कि जब लास्ट टाइम ये लोग आए थे पावर में, 1996 में जब ये पावर में आए थे, तो तालिबान ने विमेन को कोई राइट्स नहीं दिए थे। विमेन को हर समय अपने फेस को कवर करके रखना पड़ता था और कहीं भी बाहर अगर निकलना है तो मेल
के साथ ही निकलना है, ठीक है ना, अकेले नहीं जा सकते। उनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी, और इस घरों में टीवी बैन थे, म्यूज़िक बैन था, पेंटिंग फोटोग्राफी बैन थी, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग ब्रूटल फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट थे। इस पूरी तरीके से शरीयत इस्लामिक कोड जो है वो लागू हुआ है, एंड माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें पहले हो रही थी, और मे बी पॉसिबिलिटी कि इस बार की रिजीम भी यही करेगी, है ना। तो ऐसे में जो तालिबान का आना है वो बहुत अच्छा सिंबल नहीं है। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंटायर वर्ल्ड, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द अफगानिस्तान रीजन, ठीक है ना। एंड ऐसे में ऑथर ने ये भी कहा है कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो तो इनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये इनके फेवर की पार्टी है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इफ़ यू आर पेटिंग द स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, मतलब अगर आप अपने ही बगीचे में सांपों को पालेंगे तो आपको अगर ये लग रहा है कि वो आपको नहीं डसेगा, तो दैट इज़ योर मिस्टेक, वो आपकी मूर्खता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए, ये चीज़ चाइना को भी समझनी चाहिए। बीटिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन, अब ये तीसरा आर्टिकल है जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में है। तो ऑथर ने रिसेंटली ऑथर ने बताया कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिसेंटली प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की कोशिश की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ गुड्स जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन या इनसे बने हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ईयरबड्स हो गए, प्लेट्स हो गए, कप्स, ग्लासेस, कटलरी हो गई, रैपिंग पेपर्स हो गए, पैकेजिंग फिल्म्स हो गए, इनको प्रोहिबिट कर दिया है 1 जुलाई 2022 से। तो 1 जुलाई 2022 से ये प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए अभी, ये नहीं बनाए जाएंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग, सेल, प्रोडक्शन सबके ऊपर बैन लगा दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कैरी बैग्स, मतलब कम से कम कैरी बैग्स की जो मिनिमम वो थिकनेस है वो 75 माइक्रॉन्स हो जानी चाहिए फ्रॉम 30 सितंबर 2021, यानी कि 30 सितंबर 2021 से जो मिनिमम थिकनेस रहेगी कैरी बैग्स की वो 75 माइक्रॉन्स रहेगी, एंड दिसंबर 31 2022 तक जो इसकी मिनिमम थिकनेस है वो 120 माइक्रॉन्स हो जाएगी, 120 माइक्रॉन्स हो जानी चाहिए। अभी जो करंट थिकनेस चल रही है कैरी बैग्स की वो 50 माइक्रॉन्स चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो थिकनेस है उसको भी बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? इसका रीज़न ये होता है कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स हमने पढ़ा था, माइक्रो बीड्स या माइक्रो प्लास्टिक्स पढ़ा था, उनकी थिकनेस कम होती है एंड वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं इन्वायरमेंट को। तो ऐसे में थिकनेस को बढ़ाने का भी इन्होंने प्रयास किया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किया है टू बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करना है, और हमने कसम भी खाई थी, पहले माँ कसम खा चुके थे हमारे प्रधानमंत्री ऑलरेडी कि 2022 तक हम प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे। उसी के लिए, उसी के रिगार्डिंग ये पूरे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, एंड ये अच्छी बात भी है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो वेटलैंड्स के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज़, एक अगला आर्टिकल जो है द बिग अपॉर्चुनिटी है, ये आर्टिकल है ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ऑथर का ये कहना है कि इंडिया की जो मिनिमम एवरेज एज है वो 28 चल रही है, 28 चल रही है, चाइना की 37 चल रही है, वेस्टर्न यूरोप की 45 चल रही है। तो ऐसे में ऑथर का कहना है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम अगर चाहें तो ग्लोबल एक तरीके से लीड कर सकते हैं वर्कफोर्स में, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कफोर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सारे जॉब्स जो हमने लूज़ किए हैं ये सारे हम गेन कर सकते हैं अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाएं तो। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी काफ़ी ज़्यादा जो आपका टूरिज़्म इम्पैक्ट हुआ है, फिशरीज़ इम्पैक्ट हुआ है, मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट हुआ है, और इस कारण से एम्प्लॉयमेंट भी घटा है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, ऑनगोइंग चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर हमको पूरा फ़ायदा उठाना है तो हमको बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उनको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको देनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, देखो आप सब इंसान हो, ह्यूमन हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ह्यूमन रिसोर्स कब बनोगे? ह्यूमन रिसोर्स तब आप बनोगे जब आप एक अच्छे एजुकेटेड नागरिक होगे, आपके अंदर हेल्थ अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छी होगी, तीसरा आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट रहेगा, तभी आप कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तभी आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हो। तो ऑथर ने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और हमारा डोमेस्टिक जो मार्केट है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट को बाहर के। ऑथर ने कहा कि इंडिया और यूके केवल 2 ही ऐसी कंट्री हैं जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज़ में आए हैं।
केवल 2 ऐसी G20 कंट्रीज़ हैं। तो मतलब कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को भी प्रिवेंट करने में। ऐसे में हम एक मतलब अच्छी डेस्टिनेशन बन सकते हैं फॉर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। तो हमको उसी डायरेक्शन में आगे स्टेप्स लेते जाने हैं। क्लाइमेट चेंज को तो कम करना ही करना है, साथ ही एक और चीज़ ऑथर ने बोली कि इनइक्वालिटीज़ को भी कम करना है। एक और जो मेजर चैलेंज है ग्रोथ डेवलपमेंट में, वो इनइक्वालिटीज़ होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डिवाइड रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगी, तो भी काफ़ी ज़्यादा वो इकॉनमी को इम्पैक्ट करता है, ओवरऑल इकॉनमी को। तो ऐसे में हमको अगर फुल बेनिफिट्स रीप करने हैं तो हमको इनइक्वालिटीज़ को भी कम करना है, प्लस हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। एजेंसीज ब्रेस फॉर शार्प राइज इन ड्रग ट्रैफिकिंग। अब यहाँ पे कुछ एजेंसीज जिन्होंने ये कहा है कि तालिबान का जो आना है, तालिबान का आना जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ड्रग्स, जैसे कि 2 ड्रग्स का नाम यहाँ पे लिखा गया है, हेरोइन और क्रिस्टल मेथैम्फेटामाइन। याद रखिएगा, यहाँ हेरोइन का नाम है, दूसरा है क्रिस्टल मेथैम्फेटामाइन। ठीक है ना, ये तालिबान के आने से काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्रिस्टल मेथैम्फेटामाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो अफगानिस्तान है उसमें 37% इंक्रीज देखने को मिला है ऑन द लैंड विच इज़ यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, पॉपी कल्टीवेशन के जो लैंड है उसमें 37% बढ़ा है। स्पेशली जो हेलमंड प्रोविंस है ना, आप जब मैप देखेंगे, आप देखिए एक बार अफगानिस्तान का मैप, तो आपको हेलमंड HELMAND प्रोविंस देखने को मिलेगा। वो रीजन बहुत ज़्यादा जाना जाता है ओपियम पॉपी प्रोडक्शन के लिए। अफगानिस्तान बेसिकली मेजर सोर्स है मेथैम्फेटामीन का। ये देखो लिखा है मेथैम्फेटामीन, इसका भी बहुत मेजर सोर्स है अफगानिस्तान। ये जो ड्रग है मेथैम्फेटामीन, ये बनती है किसके द्वारा? एफेड्रीन से बनती है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एफेड्रा प्लांट। इफेड्रा प्लांट जो है वहाँ से ये आपका एफेड्रीन निकलता है। और अफगानिस्तान का साउथ वेस्टर्न रीजन, यहाँ पे लिखा है देखो, हेलमंड, कंधार, निमरोज, उरुज़गान और जाबुल, ये जो रीज़न है ये आपके जाने जाते हैं ओपियम पॉपी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इस रीजन से होता है। और ये वर्ल्ड के लिए काफ़ी मतलब गलत बात भी है, क्योंकि ये इस तरीके से अगर ड्रग्स का, सब्सटेंस अब्यूज़ का अगर बढ़ता रहेगा यूज़, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जो यूथ है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरा है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ESIC ने नोटिफाई की है रिलीफ स्कीम फॉर कोविड हिट। तो ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक स्कीम नोटिफाई की है फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ द ESI इंश्योर्ड पर्सन। ऐसे लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंतर्गत इंश्योर्ड थे कम से कम 3 महीने से, मतलब कोविड का जब उनको लक्षण लगा उसके पहले के अगर 3 महीने से वो लोग इंश्योर्ड थे, तो उनको ESI ने कहा है कि मिनिमम 1800 रुपये ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनकी डेथ हो गई है और वो ESI इंश्योर्ड पर्सनस थे। अगर कोई ESI इंश्योर्ड पर्सनस थे तो उनके डिपेंडेंट्स को 1800 रुपये मिनिमम पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग। और इसके लिए ESI ने सजेशंस भी मांगे कि ऐसी फैमिलीज जिन्होंने लूज़ किया है, ऐसे लोगों को जो ESI स्कीम के अंतर्गत एनरोल्ड थे, ऐसे लोगों को कम से कम 1800 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट रेजेस क्वेरी ऑन द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। अब आप सबको पता है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल आया है रिसेंटली। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल क्या करेगा? बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को क्लोज कर दिया गया है। 9 ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जिनको क्लोज किया गया है। 9 ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जिनको क्लोज किया गया है, जिसमें फिल्म ट्रिब्यूनल्स भी हैं। ठीक है ना, एंड बहुत सारे और चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि उनके सर्विस कंडीशंस, उनकी सैलरी, उनको सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, ये सब जो पावर है वो सेंट्रल ने अपने हाथों में ले लिए कि हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे क्या सर्विस कंडीशन रहेगी, हम बताएंगे क्या सैलरी रहेगा। ये सारी चीज़ सेंट्रल ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है ना, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया आप हमको ये बताएं कि कितना डिबेट आपने किया, कितना डिस्कशन आपने किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल लाने से पहले। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। ट्रिब्यूनल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ट्रिब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है। क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है ट्रिब्यूनल, और इनका जो मेन काम होता है, तो जो टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इनको बनाया जाता है। 2 तरीके से ट्रिब्यूनल बनते हैं, मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया गया था, याद रखिएगा 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। और ट्रिब्यूनल्स को पार्ट 14A में रखा गया। पार्ट 14
14A में रखा गया, पार्ट 14A में रखा गया। दो तरीके के आर्टिकल्स हैं, 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं ऑन द रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन पब्लिक सर्विस। ऐसे लोग जो पब्लिक सर्विस में हैं उनकी रिक्रूटमेंट या सर्विस रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सॉल्व करते हैं। आर्टिकल 323A के अंतर्गत ये बनते हैं। फिर आर्टिकल 323B के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे टैक्सेशन का डिस्प्यूट होगा, या फॉरेन एक्सचेंज का डिस्प्यूट होगा, या इंडस्ट्रियल एंड लेबर का डिस्प्यूट होगा, या लैंड रिफॉर्म्स का डिस्प्यूट होगा, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ऐसे ट्रिब्यूनल बनते हैं। तो 323A में और 323B के मेजर ट्रिब्यूनल के डिफरेंस क्या है कि 323A का जो ट्रिब्यूनल है वो पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है ना, ओनली पार्लियामेंट। और ये ट्रिब्यूनल केवल एक रहेगा सेंट्रल लेवल पे, एंड हर स्टेट के लिए केवल एक रहेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 323B में जो ट्रिब्यूनल बनते हैं उनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स बन सकते हैं। तो ये थोड़ा मैंने आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल, आपको याद रहेगा। अगला है WPI इन्फ्लेशन स्लोज स्लाइटली टू 11.2%। WPI इन्फ्लेशन थोड़ा घटा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इंडिया में मेजर की जाती है, नापी जाती है, उस दो तरीके से की जाती है। एक है WPI और दूसरा है CPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, एंड CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स एक्चुअली में होलसेल प्राइजेस के ऊपर है कि जो होलसेल के दाम रहते हैं ना उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्चुअली में कंज्यूमर जिस दाम पे खरीदता है, यानी कि जब फाइनली आप दुकान में जाकर के टूथपेस्ट या जो भी बिस्किट खरीदते हो तो उसका जो दाम है उसके बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सा ज़्यादा सही है। तो ज़्यादा सही CPI है क्योंकि कंज्यूमर उन दामों पे एक्चुअली खरीद रहा है। आप होलसेल के दामों पे तो खरीदते नहीं हो, उस दाम पे तो दुकान वाला खरीद रहा है। आप खरीदते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, यानी कि आप जो फाइनल प्राइस आपको दुकानों से मिलता है। तो इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो CPI यूज़ करता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता है इन्फ्लेशन को कभी भी अगर उसको पता लगाना है या जो भी बेस बनाना है। तो याद रखिएगा WPI जो है उसको निकालता कौन है, उसको निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो इसको निकालता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। बेस ईयर जो WPI का है वो अभी रिसेंटली 2017 में उसको 11-12 किया गया ताकि जो WPI है वो थोड़ा CPI से क्लोज आ सके, ठीक है ना। CPI का जो बेस ईयर है वो भी 2012 है। इसको जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें पहले तो प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स। याद रखिएगा प्राइमरी आर्टिकल्स दो तरीके के हैं, एक फूड आर्टिकल्स, दूसरा नॉन फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स में सेरेल्स, पैडी, व्हीट, पल्सेस ये सब आता है। नॉन फूड आर्टिकल्स में ऑयल, सीड, मिनरल, क्रूड, पेट्रोलियम आता है। फिर उसके बाद फ्यूल एंड पावर, जो इसका मेन है फ्यूल एंड पावर, इसमें भी आता है पेट्रोल, डीजल, LPG आता है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी आते हैं, इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी आते हैं, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा जो बास्केट है ना WPI का, उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सबसे ज़्यादा है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आई होप आपको याद रहेगा ये, ठीक है ना। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.